मंच पर विराजमान श्रीमान सुबोध कुमार अग्रवाल, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल, श्रीमान के रघु, श्री विजय गर्ग, श्री दिनल शाह, सुबोध केडिया, श्री अनिकेत तलाठी, श्री अमरीश पटेल, जिसको आप जरूर पसंद करेंगे बोलूंगा तो, अंकित कोटेचा, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को खुश करके जाना चाहिए। क्योंकि आपको खुश करने में मेरा स्वार्थ है। क्योंकि आगे चलकर हमारा ऑडिट आप ही करने वाले हैं। और होता ऐसा ही है, क्लाइंट ऑडिटर को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करता है। मैं सही बोला ना? मित्रों, ICAI का जो मोटो है, वो मोटो है या एषः सुप्तेषु जागति। सोते हुए लोगों के बीच जो जागता है, यही है ना? लेकिन और भी एक कहावत है, सोए हुए को जगाना बहुत सरल होता है, लेकिन जो जाग रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप लोग तो जागते हैं, और जो जागृत है उसे कौन जगा पाएगा? मित्रों, आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसकी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, चाहे फैमिली डॉक्टर होगा या जनरल प्रैक्टिस करने वाले लोग होंगे या सर्जन होंगे, तो सब लोगों को पता होता है कि ये लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। ये पता होता है कि बीमार को ठीक करता है, दर्द दूर करता है, पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। और उसके कारण इंडिविजुअल जो बेनिफिशियरी है, उसके मन में उसके प्रति एक विशेष भाव पैदा होता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि समाज के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। समाज की व्यवस्थाएं स्वस्थ रहें, समाज की व्यवस्थाओं में
वो चीजें प्रवेश न कर जाएं, जिसके कारण लंबे अरसे तक, पीढ़ियों तक उसका प्रभाव पैदा हो जाए। और उस अर्थ में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेवारी किसी डॉक्टर से जरा भी कम नहीं है। और एक डॉक्टर जब किसी मरीज की सेवा करता है, शरीर को काट भी देता है, शरीर का एक हिस्सा चला भी जाता है, तो भी डॉक्टर उसको अच्छा लगता है। हाथ काट देने के बाद कहता है थैंक यू सर। क्यों? आपने मुझे बचा लिया। लेकिन एक ऑडिटर जब ऑडिट निकालता है तो कहता है यार ऑडिटर बदलना पड़ेगा। वो कहता है भाई मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए तो कहता हूं, तुम कानून की मर्यादाओं में रहो, नियमों का पालन करो, ट्रांसपेरेंसी रखो। तो क्लाइंट खुद कहता है नहीं भाई तुमसे तो भला कोई प्रैक्टिकल आदमी ढूंढूंगा। और मुझे अभी तक ये प्रैक्टिकल क्या चीज है वो समझ नहीं आई है। मुझे राजनीति में भी बहुत लोग कहते हैं मोदी जी ये राजनीति है, थोड़े प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अरे प्रैक्टिकल क्या होता है? आप तो अभी स्टूडेंट है इसलिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके सीनियर बता सकते हैं। मित्रों, आज देश में काले धन की बड़ी चर्चा है। क्यों भाई, आप लोगों को करंट क्यों लगा? काला धन विदेशों में है, इसकी भी चर्चा है। ये काला धन करेंसी तो काली नहीं है, ये काले मन की पैदावार है। और उसके कारण एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, एक पूरा पैरेलल अर्थतंत्र चलता है, और जिस पर न किसी की निगाह होती है, न किसी का कंट्रोल होता है। और वो आगे जाकर के इतना नासूर बन जाता है कि कभी कभी ऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम से ये अनऑफिशियल फाइनेंशियल सिस्टम इतनी बड़ी तगड़ी हो जाती है कि सारी व्यवस्थाएं नाकाम हो जाती है। मित्रों, वो कौन सी जगह है जहां पर काले धन को रोकने की संभावना है? वो कौन सी जगह है? जो काले मन वाला इंसान काला धन पैदा करता है वो जगह है? नहीं दोस्तों, एक खिड़की ऐसी है जिस खिड़की पर अगर सही चौकीदार बैठा है तो काला धन बनने की संभावना नहीं है, और वो जगह के चौकीदार आप हैं। एक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चीजों को बारीकियों से देखता है, उनके कारनामे क्या है, प्रवृत्तियां क्या है, कहां से क्या हो रहा है, पहले लिखा था फिर क्या हुआ, अगर इन बातों की ओर देखने की व्यवस्था है और बड़ी सतर्कता से देखता है और पूरी तरह प्रोफेशनलिज्म से, मैं दोस्तों विश्वास करता हूं कि बहुतेक मात्रा में नए काले धन का निर्माण तो रोका जा सकता है। जो पुराना हो गया पाप जिन्होंने किया,
उनको सजा देने के लिए अवसर आएंगे। लेकिन बाकियों के लिए तो आप ही हैं मित्र। और इसलिए समाज जीवन में ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में समाज की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का, टिकाए रखने का सर्वाधिक सामर्थ्य है। मित्रों, कभी कभी क्या लगता है कि हम खुद जिस क्षेत्र में होते हैं हमें पता तक नहीं होता है कि मैं जो कर रहा हूं उस कितने बड़े स्पेक्ट्रम पे उसका इंपैक्ट होने वाला है, पता तक नहीं होता है। उसे तो लगता है हाँ यार, जिंदगी ही 1 से 10 से अंक के आसपास ही गुजारनी है, तो वो देखता रहता है, टोटल लगाता रहता है, दिन रात हिसाब चेक करता है, कंप्यूटर को पूछता रहता है, सॉफ्टवेयर रखता है, हिसाब ले लेता है। उसको लगता है कि मेरी जीवन इसी अंक गणित के साथ ही जुड़ गया है, प्लस माइनस इंटरेस्ट यही देखता रहता है। मित्र, एक बार कुछ पत्थर तराशने वाले लोग पत्थरों के बीच पत्थरों को तराश रहे थे। शरीर पर पसीना बह रहा था। धूप और छांव ऐसा थोड़ा सा शेड था। निर्जीव पत्थरों पर अपना काम कर रहे थे। किसी ने जाके किसी को पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई क्या करे, पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। दूसरे को पूछा तो उसने कहा क्या करे भाई, पैदा ही पत्थरों के बीच में हुए हैं, गुजारा भी पत्थरों के बीच में होगा, यही कर रहे हैं। तीसरे को पूछा क्या करे भाई, बच्चों को पालना है, बड़ा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, कर रहे हैं। देखिए ना हाथ कैसे हो गए हमारे। एक और को पूछा क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा मैं भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। पत्थर तो वो भी तराश रहा था, हाथ में खून उसका भी बह रहा था, लेकिन उसको मालूम था कि मैं कितने बड़े लार्जर कैनवास पे अपनी भूमिका को निभा रहा हूं। और उसको गर्व हो रहा था कि मैं ये जो पत्थर पे तराशने का काम कर रहा हूं, इससे मैं एक भव्य मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, और मैं उस भव्य मंदिर के निर्माण का एक कर्ता हूं। बाकी 10 बैठे थे, उनको लगता था मैं तो मजदूरी कर रहा हूं, मैं तो बच्चों के पालन के लिए कर रहा हूं, लालन पालन के लिए कर रहा हूं। मित्रों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका ये होनी चाहिए कि मैं सिर्फ 1 से 10 अंक के टोटल और माइनस करने में पीछे नहीं लगा हूं। मैं इस राष्ट्र की अर्थशक्ति को निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूं, तब जाकर के लगेगा। मेरे जीवन के सामने लक्ष्य क्या है, मैं किन चीजों की ओर अपने जीवन को जोड़ा हूं। मित्रों, ये आंकड़ों का खेल नहीं है मित्रों, जिंदगी का अवसर है। ये अगर मान ले तो इसे भी जीने का आनंद आता है। यहां बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे, जब वो छोटे होंगे और घर में मेहमान आया होगा तो मां ने परिचय करवाया होगा मेहमानों को, ये जो बड़ा है ना उसको डॉक्टर बनाना है, छोटा है उसको इंजीनियर बनाना है। आपने भी बहुत सालों तक सुना होगा डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, कभी बोला होगा पायलट बनूंगा या क्रिकेटर बनूंगा। थोड़ा सेलिब्रिटी का शौक होगा तो
वो तो बन नहीं पाए। यहां आ गए और दिन रात क्या मैं लॉ और सीए में पढ़ने वाले नौजवानों के संबंध में हमेशा मेरे मन में कुछ न कुछ सोच रहती है। मैं पूछता हूं आप लॉ क्यों कर रहे हैं? नहीं कि बोले और कोई काम नहीं था। मैं आपके लिए तो ऐसा बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे फिर ऑडिट करवाना है। लेकिन मैंने ऐसे कुछ परिवार तो जरूर मैं जानता था कि बेटे को कहते तुम सीए में एडमिशन ले लो, क्योंकि शादी तय नहीं हुई थी, बेरोजगार कहने में संकट था, तो रिश्तेदारों को कहना गया तो नहीं वो सीए कर रहा है। तो तब तक मेल बैठ जाता था, फिर सीए हो या ना हो कहीं तो मेल बैठ जाएगा। मित्रों, हालत कोई भी रहे हो, हम कैसे भी कहां पहुंचे हो, लेकिन ये बात सही है मित्रों, अपनी योजना से आए हो, अपने इरादे से आए हो, या संजोग ने आपके यहां भेजा हो, लेकिन मित्रों जहां हो वहां जी जान से जीने की कोशिश करो दोस्तों। और एक बार उसमें आप जुट जाओगे, आप देखिए जिस क्षेत्र में गए हो वहां भी एक नई जिंदगी का निर्माण कर सकते हो और एक नए युग की शुरुआत कर सकते हो। मित्रों, मैं मूलतः राजनीति का व्यक्ति नहीं था। मैंने घर छोड़ा था सामाजिक काम के लिए और मन करता था, लेकिन हालात ने मुझे यहां पहुंचा दिया। और जब पहुंच ही गया तो मैंने तय किया कि अब पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, जिंदगी खपा देंगे मित्रों। समय की प्रत्येक क्षण, शरीर का प्रत्येक कण इस दायित्व को निभाने के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और मैं आज उसके परिणाम देख रहा हूं मित्रों। मेरा गुजरात प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। मित्रों, युवा मन के सामने एक मिशन होना चाहिए, और अगर मिशन है तो मित्रों जिंदगी में कुछ करने की अगर इच्छा है तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व की मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है मित्रों। वो मेरे जीवन में वो बड़ी दिशा दर्शक रही है। मैं एक बार सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्कूटर पे जा रहा था, तो पालड़ी, हाँ मुझे आता है चलाना, तो मैं पालड़ी के पास से जा रहा था, तो एक ट्राइबल था, उसने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा साहब साबरमती इस तरफ जाते हैं क्या? मैंने कहा भाई तुम पैदल जाओगे क्या? नहीं, बोले साहब इस तरफ है ना साबरमती। मैंने कहा भाई कब पहुंचोगे तुम? तब तो धूप निकल आएगी, तुम परेशान हो जाओगे। बोले साहब कितनी दूरी पर है इसकी चिंता छोड़ो, डायरेक्शन सही है ना। उसने मुझे 3 बार पूछा, बोले साहब सही रास्ते पर हूं ना, मुझे इतना बताइए, मुझे दूरी कितनी है वो मैं पूछ नहीं रहा हूं आपको। मित्रों, एक आदिवासी
उस दिन सुबह सुबह मुझे मिल गया, मैं कभी भी उस बात को भूल नहीं सकता हूं। मित्रों, आप भी मित्रों, मंजिल दूर कितनी ही क्यों न हो मित्रों, रास्ता सही हो बस। और अगर मित्रों सही रास्ते पर हो तो तय मान के चलिए मित्रों, आप मंजिल की ओर नहीं जा रहे हो, मंजिल आपकी ओर आ रही है, ये विश्वास करके चलिए। मित्रों, बहुत लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि इनमें दिन में दिमाग में भरा रहता है कुछ बनना है। और ये जो बनने वाले लोग हैं ना, उनको नींद नहीं आती है ना। जागते रहो वो अलग अर्थ है, नींद नहीं आती उनको। दिन रात उसको लगता है कुछ बनना है, और जब बन नहीं पाता है तो जिंदगी उसको बोझ लगने लगती है। सीए बनना है, बन नहीं पाया, 3 साल लगाए, निकल नहीं पाया, कोई सही दिशा नहीं मिली, अटक गया। फिर जो मिला उससे गुजारा करना पड़ता है तो बेचैन रहता है यार, अब किसी सीए के यहां नौकरी करनी पड़ेगी, अकाउंटेंट बन के गुजारा करना पड़ेगा, तो जिंदगी बोझ बनने लग जाती है। मैं सभी नौजवान मित्रों को एक सलाह देना चाहता हूं, दो इस कोने में से आवाज आई, दोस्तों कभी कुछ बनने के सपने मत देखो। आज तक आपको सब लोगों ने कहा होगा, मैं आज उल्टी बात बताने आया। मित्रों, कभी कुछ बनने के सपने मत देखो, अगर सपने देखने हैं तो कुछ करने के सपने देखिए। मित्रों, जब बनने के सपने देखते हैं और मंजिल से थोड़े दूर रह जाते हैं तो निराश हो जाते हैं। कुछ करने के सपने देखते हैं और करते करते देखें, सेटिस्फैक्शन लेवल इतना बढ़ता जाता है कि आप करते भी चलते आते हो, बनते भी चले जाते हो और संतोष भी मिलता जाता है। मित्रों, आप अर्थ जगत से जुड़े हुए हैं। गुजरात के विकास की चारों तरफ चर्चा ही चल रही है। क्या सुनना है भाई? मित्रों, गुजरात एक राज्य ऐसा है और दिल्ली की सरकार का जरा बराबर हिसाब देखिए। आज मित्रों जो देश की हालत बनी है, मित्रों आपको जानकर के हैरानी होगी। आप अकाउंट की दुनिया के हो, इसलिए मैं उसी भाषा में बताना चाहता हूं। आज दिल्ली सरकार का 65% to 70% नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है मित्रों। सिर्फ 30% अमाउंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में है। आप मुझे बताइए, अगर विकास के लिए धन कम खर्च होता है और बेफजूल जो खर्च ज्यादा होता है, तो फिर आपकी थाली में रोटी कहां से आएगी? नौजवान को रोजी कहां से मिलेगी? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से बनेगा? विकास कहां से नजर आएगा?
मित्रों, गुजरात में जब मैं 2001-2 में आया था तो यहां क्या स्थिति थी? यहां पर विकास के लिए खर्च 40% होता था और फिजूल खर्च 60% होता था। आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि मोदी उत्सव करते हैं, मोदी रुपये खर्च करते हैं, मोदी ये करते हैं, मोदी, हर एक की रोजी रोटी का सवाल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने लोगों की रोजी रोटी के लिए काम आता हूं। मित्रों, मौन भी बिक सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने पहली बार अनुभव किया, इस देश में मौन भी बिक सकता है। जब क्रिकेट के आईपीएल के मैच के विवाद चल रहा था, मैच फिक्सिंग का विवाद चल रहा था, 7 दिन तक चल रहा था, मोदी मौन क्यों है? मौन बिक रहा था। मित्रों, किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा जो मुझे मिला। और इसलिए मित्रों, आज स्थिति क्या है? भारत सरकार की स्थिति है 65 से 70% आय फिजूल खर्ची में जाती है। गुजरात प्रदेश ने मित्रों चीजों को रिवर्स कर दिया। आज गुजरात में 65 से 70%, 65 to 70% पैसा विकास लिए खर्च होता है। मुश्किल से 35 से 35% पैसा ये तनख्वाह वगैरह में जाता है मित्रों, बाकी सारा खर्चा विकास में जाता है। और आप अकाउंट की दुनिया के लोग आप जानते हो मित्रों, निवेश कहां करना चाहिए आप जानते हो मित्रों। आप लोग जब कंपनियों का ऑडिट करते हो तो आपको भविष्य में करना है। आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग किस पर भरोसा करते हैं? इंसान, गरीब इंसान अपने पैसे दांव लगा देता है किसके ऊपर? कभी सोचना दोस्तों, आप सिर्फ किसी को ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, आप इन्वेस्टर की जिंदगी के साथ एक भरोसा का सौदा कर रहे हो दोस्तों। अगर आप गलती करते हो और बैलेंस शीट दूसरी निकल गई और लोगों को लगा ये कंपनी ऊंची जा रही है और गरीब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, रियलिटी सही नहीं हो, कंपनी डूब रही है, वो कंपनी नहीं डूबती मित्रों, आम आदमी डूब जाता है। और तब मित्रों कभी अपने आत्मा को पूछना कि इतने लोगों के रुपये चले गए, गरीब आदमी, टीचर है, छोटा पटा प्यून है, कोई भी है, वो बेचारा सोचता है चलिए भाई मार्केट ठीक है, 2 शेयर ले लो, 5 शेयर ले लो, ले लेता है। क्यों? बाजार में उस कंपनी की अच्छी खबर आई है, उसी के आधार पर। वो अच्छी खबर कहां से आई भाई? आप ही के माध्यम से आती है। ऑडिटर तय करता है कि हाँ भाई ठीक है कि नहीं ठीक है, उसका जब तक सर्टिफिकेट नहीं है तय नहीं होता है। और उसके भरोसे लोग अगर रुपये दांव लगा दें, कोई किसी गरीब ने अपनी बेटी जवान हो रही है और सोचें कि चलिए 2000 रुपया लगा देते हैं शेयर बाजार में, ये कंपनी अच्छी जा रही है, 5 साल के अंदर इतना पैसा मिल जाएगा, बेच देंगे, बेटी की शादी हो जाएगी, गरीब के घर का जिम्मा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत ऑडिट कर दिया, गलत बैलेंस शीट निकल गई, उस गरीब बेटे ने अपने 2000 रुपया डाले हैं, जब बेटी की शादी की नौबत आई तब बाजार में पैसा नहीं मिला। आप कल्पना कीजिए मित्रों, उसकी पीड़ा कितनी होगी, उसका दर्द कितना होगा, और उस दर्द के लिए जिम्मेवार कौन होंगे दोस्तों?
कंपनी वाले बाद में होंगे, हम लोग होंगे जिन्होंने इसे चलने दिया। और इसलिए मित्रों, ये सामान्य काम आपके पास नहीं है। आप इतने बड़े काम की ओर अपना कदम रखने वाले हैं कि जिसके कारण समाज के गरीब से गरीब आदमी के जीवन की सुरक्षा आपके एक सिग्नेचर में है। दोस्तों, छोटा काम आपके पास नहीं है। और इसलिए अपने काम के महात्मा को समझना, अपने काम के बड़प्पन को समझना, उस बड़प्पन के आधार पर जिंदगी को गुजारना, रास्ते तय करना। आप देखिए मित्रों, समाज आपको कितने बड़े गर्व के साथ देखने लगता है, आपको एक अनुभूति होगी। मित्रों, क्या कारण है कि इतना बड़ा प्रोफेशन, इतना बड़ा इसका रुतबा, उसके बाद भी सामान्य समाज में इसकी छाया क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं इतने बड़े वरिष्ठ लोग हैं, इस पर चिंतन करें। अगर गांव के अंदर उद्योगपति हैं तो समाज पे छाया है, डॉक्टर हैं समाज पे छाया है, लॉयर है समाज पे छाया है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिंदगी 5-50 कंपनियों तक सीमित हो जाती है, समाज में उसका विस्तार नहीं होता है। अगर हम लोग कोशिश करें कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी हम समाज की इतनी प्रकार की सेवा करते हैं, इसके कारण हम समाज के स्वास्थ्य की इस प्रकार की जिम्मेवारी निभाते हैं, ये सामान्य जन तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, मैं मानता हूं। एक बहुत बड़ा दायित्व है। सामान्य मानवी को मालूम नहीं है सीए क्या करता है। वो कॉर्पोरेट हाउस तक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक सीमित रह जाता है। इतना बड़ा पावर, आप देखिए अहमदाबाद में 7,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मित्रों, 700 लॉयर खड़े हो जाए ना, वकील, सरकार इधर उधर हो जाए। आप 7,000 है। ये ताकत छोटी नहीं मित्रों। समाज को अनुभूति होनी चाहिए कि इतने प्रोफेशनल्स, इतने पढ़े लिखे लोग समाज का इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। ये जो डिस्कनेक्ट है, उस डिस्कनेक्ट को भरने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आपके पास सब कुछ है, आप अपने काम को कर भी रहे हैं, लेकिन सामान्य मानवी के लिए कर रहे हैं, ये मैसेज नहीं जा रहा है। करते सब है, कोई न कोई रास्ता खोजना चाहिए। सामान्य मानवी को लगना चाहिए कि इस इंस्टीट्यूशन का भी अपना, किसी जमाने में पैथोलॉजी की लेबोरेटरी हुआ करती थी, सामान्य पेशेंट इसको महत्व ही नहीं समझता था। आज से 30 साल पहले पैथोलॉजी डॉक्टर है, नहीं ठीक है होगा, यही सोचते थे। देखिए आज देखते देखते पैथोलॉजी डॉक्टर का कितना महत्व बढ़ गया है, पैथोलॉजी लैब का कितना महत्व बढ़ गया है, और हर बीमार को इसका महत्व समझ में आता है, बाद में डॉक्टर का महत्व समझ में आता है। आप भी एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जिसकी अनुभूति समाज को कैसे हो, उस दिशा में काम करना चाहिए। मित्रों, एक और अपेक्षा मेरी आपसे है। इन दिनों हम लोग हैं जिसका ऑडिट भी रोज होता रहता है। फुटपाथ पर खड़ा हुआ भी हमारा ऑडिट करता है, चौराहे पर खड़ा हुआ भी ऑडिट करता है, ट्रेन में, बस में भी। मोदी क्या कर रहा है यार? हर पल हमारा ऑडिट होता है, और 5 साल के बाद ऑफिशियल भी होता है। मित्रों, ये जो लेकिन एनजीओ नाम की एक जमात पैदा हुई है, जो 5 स्टार एक्टिविस्टों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई है। मित्रों, कहां से पैसे आते हैं, उन पैसों का क्या होता है, क्या समाज से लिए हुए पैसों का सच्चे अर्थ में समाज में उपयोग होता है क्या, और उनको भी ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। कम से कम इस प्रकार के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ हैं जिसको कभी देखना नहीं पड़ता। इतने अच्छे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जमाने से चले आ रहे हैं, जिसमें कभी भी, यानी लाख कोशिश करने के बाद भी 1 रुपया इधर से उधर कभी पता नहीं चलता, ध्यान में नहीं आता है, होता नहीं है मित्रों। और
बाकी जगह पे ऐसा करो यार, डॉलर आए थे लेकिन ऐसे कर दो, पाउंड आया था ऐसे कर दो यार, कार खरीदी लेकिन वो देख लो यार, कहीं तो लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर लाए हैं तो लिखना पड़ेगा, कुछ न कुछ होता रहता है मित्रों। एक ऐसी व्यवस्था विकसित हो रही है, अब वो समाज जीवन का हिस्सा है, हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन हमने उसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़े, एक ऑडिटर के नाते मित्रों इन चीजों को बारीकी से कैसे देखा। इसलिए मैं कहता हूं एकांत व्यापारी का उद्योग उखड़ गया, लोगों को नुकसान हुआ, तो ज्यादातर मान ले गया चलो बेईमानी की, उसने चला गया, रुपये गए, नसीब में था, आया नहीं, हमने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन एक सामाजिक संस्था में जब गिरावट आती है तो पूरी समाज व्यवस्था में गिरावट आती है। एक सामाजिक संगठन के अंदर कुछ बुराई आती है तो बुराई समाज जीवन में इंजेक्ट होते देर नहीं लगती है। मित्रों मैं समझता हूं कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं कि सार्वजनिक जीवन की सुचिता, अभी तो अच्छा है हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के अकाउंट भी ऑडिट होते हैं, अच्छी बात है, और इस सबको कठोरता से करना चाहिए, क्योंकि हमने समाज की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, और आप ही लोग हैं मित्रों कर सकते हो, आप ही लोग इसको कर सकते हो। और इसलिए जब आपके बीच में आया हूं तो स्वाभाविक मेरे मन की बातें, मुझे आज सुबह आना था यहां और अभी आया हूं, नाराज तो नहीं हुए ना लोग, क्योंकि अचानक अब्दुल कलाम साहब का कार्यक्रम बन गया तो मुझे उनके साथ सुबह रहना बहुत जरूरी था, और उसके कारण मैंने सब मित्रों को रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं शाम को अपना कर्ज चुका दूंगा। उन्होंने इजाजत दी और मैं आपके बीच आ गया। मित्रों आप इस क्षेत्र से हैं तो मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, गुजरात की प्रगति की गति कितनी तेज है, उसका व्याप कितना चौड़ा है, और उसकी ताकत कितनी गहरी है। देखिए गुजरात का जन्म हुआ उससे लेकर के मेरे आने तक 9 पंचवर्षीय योजना हुई, 5 ईयर प्लान हो गए। इन 9 पंचवर्षीय योजना के अंदर गुजरात में कुल खर्च हुआ 55,000 करोड़, 55,000 CR। 10वीं पंचवर्षीय योजना में मित्रों 1,75,000 करोड़, मेरे आने के बाद की बात कर रहा हूं। 40 साल में 55,000 करोड़, 5 ईयर में 1,75,000 करोड़। और मित्रों इन सबको मैं मिला दूं 10 योजना तक, तो 10 योजना का टोटल होता है 2,30,000 करोड़, जिसमें मेरे समय के भी 5 साल आ गए। मित्रों 11वीं पंचवर्षीय योजना में मित्रों वो संख्या हमारी उससे भी आगे बढ़ गई, उस 50 साल के टोटल से भी हम आगे बढ़ गए। और 12वीं पंचवर्षीय योजना वो करीब करीब हम 2,51,000 करोड़ रुपए के लेके आगे बढ़ रहे हैं। और ये मित्रों कोई नए टैक्स नहीं डाले हैं, सिर्फ लीकेज बंद किया है। अब देखिए कितनी ताकत है मित्रों। मित्रों इन दिनों आपके प्रोफेशन में भी टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व बढ़ रहा है, और आपकी टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है तब एक नया क्षेत्र जो स्वाभाविक रूप से आप लोगों से जुड़ेगा, वो मुझे लगता है कि फॉरेंसिक ऑडिटिंग।
कंप्यूटर पे किसने गड़बड़ किया, कंप्यूटर में किसने आंख ऊपर नीचे कर दिए, हाथ से पहले करते थे तो पकड़े जाते थे। अब कंप्यूटर से करना भी सरल है, लेकिन पकड़ा जाना भी तो बहुत सरल है। और इसलिए मित्रों, एक नया विधा डेवलप हो रही है। गुजरात की जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उस दुनिया में गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। और जब मैं ये कहता हूं तो झूठ बोलने वालों की जमात ये कहती है कि मोदी झूठ बोलता है, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट तो फलानी जगह पे है, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट फलानी जगह है। मैं फिर कहता हूं, भैया मैं फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट नहीं कह रहा हूं, मैं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहता हूं। उसका जवाब नहीं देते। तो ऐसे ही आप देखिए, आप अब थोड़ा आप भी तो समझ गए होंगे ना कितना झूठ चलता है। और मित्रों, उस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड में भी फॉरेंसिक का कितना बड़ा रोल हो सकता है, उसको कैसे केयर किया जाए, उसको कैसे कैटर किया जाए, इन सारी बातों को हमारे प्रोफेशन में आगे लाने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आज इतनी सारी संख्या में नौजवान लोगों के साथ आया हूं। देश भर में शायद रघु मुझे बता रहे थे कि 1 मिलियन मेंबर्स हैं आपके। मित्रों, आपके मन में कोई विचार आता है, कोई सुझाव आता है, तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर अवेलेबल हूं, मैं ट्विटर पर अवेलेबल हूं, यूट्यूब पर अवेलेबल हूं, व्हाट्सएप पर भी मिलूंगा। मित्रों, आपके मन में कोई भी नया विचार आता है, आप चाहते हैं कि हाँ ये विचार सरकार को जानना समझना चाहिए, मित्रों आप मुझे जरूर भेजिए। इससे बड़ी पोस्ट ऑफिस नहीं मिलेगी आपको। आप जरूर मेरे से संपर्क बनाइए। और मैं चाहूंगा, आपके 10 लाख मेंबर हैं, मैं जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखूं तो सही भाई सबके मन में, देश की युवा पीढ़ी के मन में क्या चल रहा है। और ये टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग होता है, जिससे हम दुनिया को जान समझने का बड़ा सरलता से हम बदलते हुए प्रवाहों को समझ पाते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, अपने मन की बात बताइए, अपने विचार बताइए। देश के लिए कोई सुझाव हो, गुजरात के लिए कोई सुझाव हो, सरकार की किसी नीतियों के लिए सुझाव है, बिना रोक टोक बताइए। मित्रों, आप लोग अगर मेरी वेबसाइट पे गए होंगे तो उसमें एक अच्छा कॉलम है मित्रों। ये हिम्मत कोई और करेगा कि नहीं करेगा मैं नहीं जानता हूं। उसमें एक सिटीजन जर्नलिज्म जैसा एक कॉलम है। आपके मन में कोई आर्टिकल लिखने का मूड आया, आप उसमें लिख सकते हैं, और आपका आर्टिकल दुनिया पढ़ेगी। आपके विचार मेरे खिलाफ होंगे तो भी पढ़ेगी। वैसे भी बहुत लोग करते ही हैं, तो एक और सही। तो मैं मित्रों आपको निमंत्रण देता हूं। और इसके बाद शायद आपका मनोरंजन का कार्यक्रम है, तो एक प्रकार से 6 बजे से ही मनोरंजन कार्यक्रम शुरू हो गया था। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।